दोस्तों 7 अलग अलग लोग, उनकी अजीब सी कहानियां और क्या होगा जब ये 7 लोग एक साथ आएंगे और एक ऐसे रात से पर्दा उठेगा जो आपके होश उड़ा देगा। आज हम ऐसे ही एक जबरदस्त कहानी को देखने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें। दोस्तों मूवी की शुरुआत होती है कहानी के मेन किरदार काली से, जो कि एक होटल में अपने हाथ में गुलाब का एक फूल लिए बैठी थी। वो एक एक पंखुड़ी को तोड़कर डू इट और डोंट डू इट ऐसा कह रही थी। मतलब कि दोस्तों वो किसी चीज का डिसीजन नहीं ले पा रही थी। उसके बाद हम देखते हैं राधा नाम की एक लड़की को, जो कि अपनी फैमिली को अपने लवर से मिलवाने के लिए लाई थी। राधा अपने फैमिली को बताती है कि वो जिससे प्यार करती है उसका नाम क्रिश है और वो काफी अमीर है, उसका स्वभाव भी अच्छा है और तो और वो उनकी ही कास्ट का है जैसा उन्हें चाहिए था। अब ये सुनकर राधा के माता पिता बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से राधा ने सही लड़का पसंद किया है। लेकिन दोस्तों जैसे ही क्रिश की एंट्री होती है उसे देखकर राधा के माता पिता शॉक ही रह जाते हैं, क्योंकि दोस्तों दरअसल क्रिश कोई लड़का नहीं बल्कि एक लड़की थी। अब ये देखकर राधा के पेरेंट्स को ये मजाक लगता है और वो कहते हैं कि तुमने तो कहा था कि उसका नाम क्रिश है, जिस पे राधा बताती है कि यही क्रिश है और असल में क्रिश का पूरा नाम कृष्णा है। ये सब देखकर राधा के माता पिता बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो उसे पूछते हैं कि आखिरकार वो एक लड़की से प्यार कैसे कर सकती है। राधा के पेरेंट्स उसकी एक नहीं सुनते और यहाँ से चलने के लिए कहते हैं, लेकिन तभी राधा एक ऐसा सच बताती है कि जिसके बाद राधा के पेरेंट्स के होश उड़ जाते हैं। राधा बताती है कि अपने बचपन में उसे सेक्सुअल वायलेंस का शिकार होना पड़ा। राधा को ट्यूशन टीचर, उसके पिता के कुछ दोस्त, यहाँ तक कि राधा के फैमिली मेंबर्स भी, इन सब लोगों ने उसके साथ गलत काम किया था और फैमिली प्रेशर, बदनामी और डर के मारे राधा ने आज तक अपनी फैमिली को ये बात नहीं बताई थी, जिसके बाद उसे लड़कों से नफरत होने लगी। और ऐसे में जो कि क्रिश एक साइकेट्रिस्ट है, उसने राधा का आत्मसम्मान वापस लाने में उसकी मदद की और इसी के बीच उन दोनों में प्यार हो गया। अब दोस्तों ये बात सुनकर राधा के माता पिता को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो उसे माफी भी मांगते हैं। उसके पिताजी कहते हैं कि शायद मैं एक अच्छा बाप नहीं बन पाया और मैं अभी भी तुम लोगों का रिश्ता समझ नहीं पा रहा था। अब ये लोग बातें कर ही रहे थे कि इसी बीच थोड़े टाइम के लिए पावर कट हो जाती है और दोस्तों उसके बाद हम देखते हैं मूवी के तीसरे किरदार नाला को, जो कि जॉब की तलाश में एक रेस्टोरेंट में शेफ की पोस्ट को अप्लाई करने के लिए आया था। नाला का इंटरव्यू लेने के लिए उस रेस्टोरेंट की मालकिन चित्रा आ जाती है और वो नाला को वेज फ्राइड राइस बनाने के लिए कहती है। उसके बाद चित्रा उसे सब कुछ समझाकर वहाँ से जा ही रही थी कि तभी नाला चित्रा से वाईफाई का पासवर्ड पूछता है। चित्रा कहती है तुम्हें वाईफाई से क्या काम। इस पर नाला कहता है कि दरअसल खाना बनाते वक्त उसे गाना सुनने की आदत है, इसीलिए वो पासवर्ड पूछ रहा है। खैर पासवर्ड बताकर चित्रा वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि नाला को दरअसल खाना बनाना आता ही नहीं था। जी हाँ दोस्तों, वो तो बस जॉब पाने के लिए यहाँ पर आया था और वाईफाई का पासवर्ड तो उसने इसलिए मांगा था ताकि वो YouTube से फ्राइड राइस बनाने की रेसिपी देखकर वो डिश बना सके। इसके बाद वो वीडियो प्ले करता है और डिश को बनाने लगता है। टाइम पूरा हो जाने के बाद चित्रा वापस आती है और उसने बनाई हुई डिश को टेस्ट करती है। उसे ये डिश बहुत ज्यादा पसंद आती है। इसके बाद वो नाला को एक और दूसरा ऑर्डर बनाने के लिए देती है और वहाँ से चली जाती है। अब नाला दूसरी डिश बनाने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन इस बार वाईफाई का कनेक्शन किसी वजह से खराब हो जाता है और अब नेट नहीं चल रहा था। अब नाला बहुत ज्यादा घबरा जाता है और सोचता है कि वो डिश को कैसे बनाएगा। वो भगवान से वाईफाई कनेक्शन फिर से कनेक्ट होने के लिए प्रार्थना करने लगता है और तभी अचानक उससे कुछ आवाजें सुनाई देती है। वो देखता है कि उसके सामने एक टैंक में एक गोल्ड फिश उससे बात कर रही है। नाला उस गोल्ड फिश को अपनी सारी परेशानी बताता है, जिसके बाद वो गोल्ड फिश नाला को बताती है कि उसने यहाँ पर काम करने वाले शेफ को खाना बनाते हुए देखा है, इसलिए उसे भी सारी रेसिपीज पता है। ये बात सुनकर नाला बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो गोल्ड फिश को डिश बनाने के लिए हेल्प मांगता है। बदले में वो गोल्ड फिश से प्रॉमिस करता है कि अगर उसकी जॉब इस रेस्टोरेंट में लग गई तो वो गोल्ड फिश को खुले समंदर में छोड़ देगा। ये बात सुनकर गोल्ड फिश भी नाला की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है।
जिसके बाद नाला अपनी दूसरी डिश बनाने में लग जाता है। अब चित्रा वापस से वहाँ पर आती है और उसने बनाई हुई डिश को टेस्ट करती है। इस बार चित्रा को वो डिश बहुत ज्यादा पसंद आती है और वो नाला को और 2-3-4 ऑर्डर देकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद यहाँ रेस्टोरेंट में एक इन्वेस्टर आता है और वो चित्रा को एक डिश ऑर्डर कर देता है, जो कि अगर उसे पसंद आई तो वो इस रेस्टोरेंट को फंड करेगा। अब चित्रा नाला को वो डिश बनाने के लिए कहती है और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद नाला अपने काम में लग जाता है। गोल्ड फिश एक एक करके खाना कैसे बनाना है ये उसे बताते रहती है और नाला उसी तरह डिश को बनाता है। अब दोस्तों उस डिश को बनाने के लिए एक आइटम सैलेमान भी चाहिए था, लेकिन वो आइटम फ्रिज में नहीं था। दरअसल दोस्तों सैलेमान एक तरह की फिश होती है और बिना उस मछली के ये डिश बन ही नहीं सकती थी। अब नाला सोच में पड़ जाता है कि वो ये डिश कैसे बनाएगा, लेकिन तभी अचानक वो गोल्ड फिश की तरफ देखने लगता है। मतलब कि दोस्तों अब सैलेमान की जगह वो गोल्ड फिश का यूज करने वाला था और दोस्तों इसी गोल्ड फिश ने उसकी मदद भी की थी, लेकिन ये इंसान सब कुछ भूल जाता है। खैर यहाँ से सीन कट होता है और हम काली को देखते हैं, जो कि रेस्टोरेंट के वॉशरूम में अपनी गन लेकर एंटर करती है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो किसी को मारने वाली है और साथ ही दूसरी तरफ वो ऐसा करने से डर भी रही थी। दोस्तों उसके बाद हम फोर्थ किरदार शिवा को देखते हैं, जो कि एक साइंटिस्ट है। शिवा एक टाइम मशीन बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और उसे डांटने लगता है। दोस्तों यहाँ पर हमें पता चलता है कि शिवा एक साइंटिस्ट होने के साथ साथ इस लाइब्रेरी का वॉचमैन भी था। वो आदमी शिवा को इसलिए डांट रहा था क्योंकि शिवा अपना काम छोड़कर उस टाइम मशीन में लगा हुआ था। अब शिवा बाहर निकलता है और गुस्से में अपनी टाइम मशीन को जमीन पर पटक देता है। तभी उसके सामने एक लड़की आती है, जो कि लाइब्रेरी के अंदर बैठकर अपनी बुक पढ़ने लगती है। वो लड़की मॉर्स कोड पढ़ रही थी और शिवा भी उसके साथ मॉर्स कोड में बात करने लगता है। उस लड़की से बात करने के बाद शिवा वापस से अपनी टाइम मशीन बनाने में लग जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर व्हील चेयर में एक पार्वती नाम की ओल्ड लेडी आती है। वो शिवा से कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। पार्वती शिवा के टाइम मशीन को देखते हुए कहती है कि तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगले 22 साल के बाद तुम इस टाइम मशीन को पूरा कर लोगे और टाइम ट्रेवल का इन्वेंशन तुम ही करोगे। पार्वती शिवा से कहती है कि दरअसल वो उसका ही फ्यूचर है, यानी कि दोस्तों शिवा ही पार्वती है। ये बात सुनकर शिवा शॉक हो जाता है। उसे लगता है कि पार्वती झूठ बोल रही है। शिवा पार्वती से कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि वो तो एक आदमी है और पार्वती एक औरत है। यहाँ पर पार्वती फिर से अपनी बात को दोहराती है और बताती है कि मैं फ्यूचर से आई हूँ। शिवा उसकी बात को नहीं मानता और अब शिवा को यकीन दिलाने के लिए पार्वती उसके टाइम मशीन को बिल्कुल भी ठीक कर देती है, जिसके बाद वो डिवाइस अच्छे से काम करने लगता है। शिवा पार्वती से कहता है कि मैंने मान लिया कि तुम फ्यूचर से आई हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं फ्यूचर में एक औरत बन जाऊंगा। अब शिवा को यकीन दिलाने के लिए पार्वती अपने हाथ का एक टैटू दिखाती है, जो कि दरअसल शिवा के हाथ पर भी वैसा ही टैटू था। अब यहाँ पर पार्वती शिवा को उसके पास्ट में आने का कारण बताती है। तुम इस टाइम मशीन का इन्वेंशन मत करो, क्योंकि ये टाइम मशीन बनाकर कोई भी फायदा नहीं है। और दोस्तों यहाँ पर ये सीन कट होता है और हम फिर से काली को देखते हैं, जो कि टेबल पर बैठी हुई थी। तभी वहाँ पर एक वेटर आता है और वो उससे ऑर्डर पूछता है। काली उसे डेथ ऑफ चॉकलेट का ऑर्डर दे देती है। उसके बाद दोस्तों हम कहानी के 5वें किरदार को देखते हैं, जिसका नाम है मोक्षा। उसकी माँ का नाम है चित्रा। दोस्तों मोक्षा को जादू करना बहुत पसंद था और वो अपनी दुकान पर आने वाले सभी कस्टमर को जादू दिखाती थी। उसके बाद वो लोगों को गौ सेवा के लिए कुछ मदद करने के लिए भी कहती थी। तभी अचानक वहाँ पर एक योगी नाम का आदमी आता है। वो उसे कहता है कि जादू करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, दुनिया का बेस्ट जादूगर है योगी। यानी कि वो खुद की ही तारीफ कर रहा था। वो कहता है कि देखो अब मैं तुम्हें असली जादू दिखाता हूँ। ऐसा कहते हुए वो एक रुमाल निकालता है और डोनेशन के सारे पैसे गायब कर देता है। ये देखकर मोक्षा शॉक रह जाती है और वो अपनी माँ चित्रा को बुलाने लगती है। तब जादूगर उसे चुप रहने के लिए कहता है, नहीं तो वो उसके सारे दांत गायब कर देगा। उसके बाद मोक्षा कहती है, तुम बेस्ट जादूगर नहीं हो, वो तो तुम्हारे पीछे है। और दोस्तों वो जादूगर वॉशरूम के अंदर था। अब योगी दरवाजा खटखटाने लगता है तो वो जादूगर कहता है कि मैं 15 मिनट के बाद बाहर आऊंगा, और वो नीचे से अपना हाथ बाहर निकालकर उसे जादू दिखाने लगता है। योगी कहता है कि ये तो मामूली से जादू है जिसे मैं अच्छी तरह से जानता हूँ।
अब वो जादूगर योगी को वॉशरूम के अंदर बुलाता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था और ये देखकर योगी शॉक रह जाता है। दोस्तों उसके बाद हम देखते हैं फिर से काली को। उसके मोबाइल पर एक रिमाइंडर आता है जिससे कि अब उसे दवाइयाँ लेनी थी, लेकिन काली अपनी दवाइयाँ डस्टबिन में फेंक देती है। दोस्तों उसके बाद हम कहानी के छठे किरदार को देखते हैं जिसका नाम है मीरा, और हमें पता चलता है कि मीरा को ड्रग्स की आदत लग चुकी है। वो एक रेस्टोरेंट में वेटर का काम करती है और अब वो उसके बॉयफ्रेंड शुगर के साथ मिलकर एक आदमी को लूटने का प्लान बना रही थी। उसके बाद हम देखते हैं मीरा को एक पेड़ पर लॉकेट मिलता है और वो उसे अपने गले में पहन लेती है। अब होटल में रघुराम नाम का एक आदमी आता है, वो उसे 2 कॉफी लाने का ऑर्डर दे देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि मीरा का बॉयफ्रेंड उसे कॉल करता है और कहता है कि रेस्टोरेंट में एक इन्वेस्टर आने वाला है, हम उसके सारे पैसे लूट लेंगे। और दोस्तों ये इन्वेस्टर और कोई नहीं बल्कि चित्रा के रेस्टोरेंट में आया हुआ स्पेशल गेस्ट था जो कि उसके होटल को फंड करने वाला था। उसके बाद यहाँ हम नाला को देखते हैं जो कि उस गोल्डन फिश को देख रहा था। तभी वहाँ पर एक पौधा उससे बात करने लगता है। वो उससे कहता है कि तुम इस गोल्ड फिश को मत मारो क्योंकि उसने तुम्हारी कितनी मदद की है। तभी वहाँ पर चित्रा आ जाती है और नाला से कहती है कि अगर तुमने ये डिश अच्छी तरह से बनाई तो ये 10,000 का चेक तुम्हारा और नौकरी भी तुम्हारी। ये देखकर नाला के मन में पैसों का लालच आ जाता है और वो गोल्डन फिश को मारने के लिए बाहर निकालता है, लेकिन वो गोल्डन फिश तड़प रही थी जिसे देखकर नाला को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और उसे अपने अस्थमा का प्रॉब्लम भी याद आता है। उसकी भी हालत वैसे ही हो जाती थी। अब नाला उस गोल्ड फिश को नहीं मारता, उसे एक थैली में डालकर वहाँ से चला जाता है। वो बाहर आकर एक आदमी से पूछता है यहाँ आसपास कोई नदी है क्या। दोस्तों उसके बाद हम शिवा और उसी बूढ़ी औरत पार्वती को देखते हैं। वो उसे बताते हैं कि टाइम मशीन बनाने का कोई भी फायदा नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुम अपने पेरेंट्स को बचाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हो, लेकिन हम टाइम के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। दोस्तों उसके बाद हम देखते हैं योगी को, जिसे अब वॉशरूम में बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था। तभी वहाँ पर एक छिपकली आती है और देखते ही देखते वो एक मगरमच्छ में बदल जाती है, जिसे देखकर योगी की तो होश ही उड़ जाते हैं। लेकिन तभी अचानक वहाँ पर लाइट चली जाती है और तुरंत ही लाइट वापस आने के बाद हम देखते हैं योगी एक जोकर की हालत में था। वो बहुत ज्यादा डर जाता है और डरते हुए कहता है कि मैं मान गया, तुम ही बहुत बड़े जादूगर हो। उसके बाद वो वॉशरूम से बाहर निकलता है और योगी मोक्षा से पूछता है कि वो जादूगर कौन है। और दोस्तों मोक्षा भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति की तरफ इशारा करती है और वो कहती है कि यही है जगत के सबसे बड़े जादूगर। ये देखने के बाद योगी का सारा घमंड चूर चूर हो जाता है। दोस्तों उसके बाद हम मीरा को देखते हैं जो कि कॉफी लेकर जा रही थी। तभी वहाँ पर काम करने वाला एक आदमी उसे कहता है तुम 2 नहीं बल्कि एक ही कप में कॉफी लेकर जाओ और एक कप खाली लेकर जाना। अब मीरा भी वैसा ही करती है और वो उस आदमी को कॉफी देती है। वो आदमी बताता है कि पहले ये होटल मेरा घर हुआ करता था। उसके बाद वो आदमी मीरा से कहता है कि दूसरा कप उसकी पत्नी को दे दे। मीरा जब दूसरी तरफ देखती है तब वहाँ पर उसकी पत्नी की आत्मा बैठी हुई थी। उसे देखकर मीरा बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वो वहाँ से भाग जाती है। अब अंदर जाने के बाद वो सोचने लगती है कि ये उसका वहम होगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा ड्रग्स लेती थी। अब मीरा बेसमेंट में लाइट बंद करने के लिए जाती है ताकि उसका बॉयफ्रेंड इन्वेस्टर के सारे पैसे चुरा कर वहाँ से भाग जाए। वो लाइट्स को ऑफ करती है और उसका बॉयफ्रेंड शुगर रेस्टोरेंट में एंटर करता है। वो बैग चुराने ही वाला था कि तभी लाइट आ जाती है और वो उस बैग को नहीं ले पाता। यहाँ पर हम मीरा को देखते हैं जिसे डरावनी आवाजें आ रही थी, इसलिए उसने तुरंत ही लाइट ऑन कर दी थी। मीरा को उस कमरे में वाइफ की आत्मा फिर से दिखाई देने लगती है और वो डर के मारे वहाँ से भाग जाती है। मीरा बाहर आकर रेस्टोरेंट में काम करने वाले उसी आदमी से यहाँ की सच्चाई पूछती है तो वो आदमी बताता है कि हाँ, यहाँ पर इन्वेस्टर का घर हुआ करता था। उसकी वाइफ एक एक्सीडेंट में पैरालाइज हो गई थी। उसके बाद रघुराम का बिजनेस लॉस में चला गया और उस पर बहुत ही ज्यादा कर्जा हो गया। ऐसे में एक दिन रघुराम घर पर नहीं था और कुछ लोग आ गए और उसके घर को तोड़ने लगे। इसी हादसे में उसकी वाइफ की डेथ हो गई, इसलिए रघुराम यहाँ आकर 2 कप कॉफी पीता है। दोस्तों तभी हम देखते हैं कि मीरा के गले में जो लॉकेट था वो उसे खींचकर बेसमेंट की तरफ लेकर जाता है। दोस्तों उसके बाद हम देखते हैं कि चित्रा की बेटी मोक्षा उस इन्वेस्टर को जादू दिखा रही थी। इसी मौके का फायदा उठाते हुए शुगर उस बैग को चुराने ही वाला था, लेकिन तभी इन्वेस्टर और बाकी के सारे लोग उसे देख लेते हैं। अब वो अपनी गन निकाल कर मोक्षा को पकड़ लेता है
और वो बैग लेकर वहाँ से भागने ही वाला था। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो क्रिश बैठी थी वो उसे कहती है कि तुम उस बच्ची को छोड़ दो, वरना उसके दिमाग पर बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर योगी भी आ जाता है और वो उसे कुछ मैजिक ट्रिक्स दिखाकर उसका ध्यान भटका देता है। तभी मौका देखकर योगी शुगर के हाथ से गन को छीनने की कोशिश करता है, लेकिन इसी लड़ाई में गन फायर हो जाती है और दोस्तों ये गोली सीधा राधा को लगती है। उसके बाद शुगर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके सामने नाला आ जाता है और वो उसे गिरा देता है। अब राधा के पेरेंट्स उसे अस्पताल ले जाने लगते हैं, लेकिन दोस्तों तभी उनके सामने शिवा आ जाता है और वो उन्हें कहता है कि मैं आपको यहाँ से कहीं भी जाने नहीं दूंगा। अगर आप लोग यहाँ से बाहर चले गए तो मेरे पेरेंट्स मर जाएंगे। क्रिश कहती है कि ये तुम क्या कह रहे हो, ये कैसे पॉसिबल है। शिवा बताता है कि ये एक टाइम थियरी है, उसके पेरेंट की डेथ राधा से जुड़ी हुई है, इसलिए राधा यहाँ से बाहर नहीं जा सकती। अगर राधा यहाँ से बाहर चली गई तो उसके पेरेंट्स मर जाएंगे और वो ये नहीं चाहता। यहाँ पर क्रिश शिवा को बहुत ही ज्यादा समझाती है और आखिरकार शिवा मान जाता है। लेकिन दोस्तों तभी वहाँ पर वो बूढ़ी औरत पार्वती आ जाती है और वो सब लोगों को गन दिखाते हुए धमकाने लगती है और वो कहती है कि मैं इतने सालों से इस घटना को रोकने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन किसी न किसी वजह से तुम लोग यहाँ से बाहर चले ही जाते हो, लेकिन आज नहीं, मैं ऐसा हरगिज होने नहीं दूंगी, चाहे मुझे तुम लोगों को मारना ही क्यों ना पड़े। तभी वहाँ की लाइट्स ऑफ हो जाती है और हम देखते हैं कि मीरा पजेस हालत में बाहर आती है और तभी यहाँ पर हम काली को देखते हैं जो कि अपना सिर पकड़कर चिल्ला रही थी, मानो कि अब उसका सिर फट ही जाएगा। और दोस्तों ऐसा लग रहा था कि ये सारी कहानियां उसके ही दिमाग में चल रही थी। तभी हम देखते हैं कि काली अपने आप को शूट कर देती है और इसी के साथ उसकी जान चली जाती है। दोस्तों उसके टेबल पर एक डायरी रखी हुई थी, उसमें लिखा हुआ था बचपन में काली यौन शोषण का शिकार बनी थी और ये घटना मोक्षा की रिलेटेड थी। उसके बाद दोस्तों युवावस्था में उसे इसी प्रॉब्लम से गुजरना पड़ा, जिससे कि हम राधा की कहानी से रिलेट कर सकते हैं। उसके बाद काली के पेरेंट्स की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई, लेकिन काली उन्हें किसी भी हालत में वापस लाना चाहती थी और उसके लिए वो कुछ भी कर सकती थी। और दोस्तों ये कहानी हमें शिवा से जुड़ी हुई दिखाई थी। दोस्तों उसके बाद काली बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में चली जाती है और वो ड्रग्स वगैरह लेने लगती है। मीरा के किरदार से हम इससे रिलेट कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों ये सातों की सातों कहानियां, सातों लोग, ये कोई अलग अलग लोग नहीं थे, बल्कि ये सब काली के दिमाग में ही चल रहा था, जिसे कि दोस्तों मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कहा जाता है। मतलब एक ही इंसान अलग अलग किरदारों की तरह बर्ताव करता है। अब काली इस बीमारी से बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी और इसीलिए वो खुद को गोली मारकर अपनी जान दे देती है। और दोस्तों ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।